बात करते हैं बिपरजॉय तूफान की। बिपरजॉय तूफान धीरे धीरे गुजरात की ओर बढ़ रहा है। सौराष्ट्र के तटीय इलाके द्वारका और पोरबंदर से चक्रवात अब सिर्फ 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है। सौराष्ट्र में कई जगहों पर आज भारी बारिश हुई है और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी कच्छ पहुंच चुके हैं और तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं। और अपडेट के लिए हम सीधा चलते हैं केतन जोशी के पास। बताएं केतन, इस वक्त की बड़ी खबरें क्या है चक्रवात से जुड़ी हुई? देखिए, कुछ मिनटों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने नागरिकों से ये अपील की है कि आप अगले 2 दिन तक जरूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकलिए, वरना घर के अंदर रहिए और जो सरकारी सूचना मिले उसका पालन करें। मतलब कि जो तूफान आने की आशंका है वो काफी बढ़ गई है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो जारी करके ये अपील करनी पड़ी है कि नागरिक है वो पैनिक में भी ना आए और जरूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकले। यानी कि खतरा है वो अब धीरे धीरे गुजरात की ओर आ रहा है। अगर आज पूरे दिन के घटनाक्रम के ऊपर हम निगाह डालें तो चक्रवात आने से पहले ही उनकी असर शुरू हो गई है। सोमनाथ, द्वारिका, जामनगर, राजकोट जैसे जो सौराष्ट्र के जिले हैं वहां पर 2 इंच से लेकर 8 इंच तक की भारी बारिश भी देखने को मिली है। जो समंदर है वो काफी उफान भर है। अभी हम जहां से अभी ये तूफान समंदर के बीच है वहां से 700-800 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में बैठे हैं, लेकिन मेरे पीछे साबरमती रिवर फ्रंट में भी आप देख सकते हैं कि साबरमती नदी का पानी भी मानो एक समंदर का रूप धारण कर चुका हो। तो पूरे गुजरात में तेज हवाएं अभी चल रही है और खासकर कोस्टल एरिया है वहां तो स्थिति है वो काफी नाजुक बनी हुई है। इसलिए आज केंद्र के 3 मंत्री मनसुख मांडविया, परसोत्तम रूपाला और दर्शनाबेन जरदोश को केंद्र सरकार ने ताबड़तोड़ यहाँ पर सौराष्ट्र में भेजा है और जहां जहां पर ज्यादा नुकसान की संभावना है वहां पर वो राज्य के मंत्रियों के साथ है वो गठजोड़ करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन के से लेकर सभी लोग तैयार है। 18 एनडीआरएफ की टीम है जिसमें 4 टीम को रिजर्व रखा गया है। कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर को भी तैनात रखा है। 2 हेलीकॉप्टर है वो राजकोट में भी स्टैंड बाय रखे हैं कि अगर पोरबंदर का कोई हेलीकॉप्टर अगर उड़ान न भर पाए तो राजकोट से भी राहत मिल पाए। तो असर अभी से शुरू हो गया है और अगले 48 घंटे में तूफान है वो टकराने की पूरी संभावना है और वो कच्छ इलाका होगा जहां पर ये तूफान टकराएगा। तो 80 और 90 दशक में भी यही हाल था, इसलिए कच्छ के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लेकिन समूचे कोस्टल बेल्ट के ऊपर है वो तूफान है टकराने की पूरी आशंका है। अभी पोरबंदर और द्वारिका से तूफान का जो दायरा है वो 200 से 250 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और अगले 48 घंटे में वो यहाँ पर लैंडफॉल करने की पूरी उम्मीद है। तो एक तरह से केंद्र और राज्य सरकार ने कमर कस ली है। तूफान को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इससे होने वाली जो नुकसान है वो कम से कम हो, इस तरह की प्रशासन ने अभी तैयारियां कर ली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन। और द्वारका में बिपरजॉय तूफान का असर दिखने लगा है। तो द्वारका में बारिश शुरू हो चुकी है और हवाएं तेज चल रही हैं। तो द्वारका का हाल बता रहे हैं प्रणव। गुजरात में जिस तरह से साइक्लोन दस्तक दे रहा है उसके पहले की स्थिति गुजरात के जो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली है वो द्वारका है, जामनगर है और सबसे ज्यादा इफेक्ट जो टकराने वाला है वो माना जा रहा है कि जखो बंदर यानी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो साइक्लोन है वो यहाँ पर टकराएगा। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है समुद्र की वो भयानक है, डरावनी है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये विजुअल है द्वारका के। द्वारका प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर जगत के नाथ जो द्वारकाधीश है उनका ये मंदिर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने सब लोगों को अपील की है आप लोग इस टाइम पर अभी मत आइए। और साथ में ही आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको ये समुद्र दिखा रहा हूँ, ये पूरा द्वारका एरिया जो है उसका जो पूरा कोस्टल एरिया है वहाँ का मैं आपको दिखा रहा हूँ और देख सकते हैं किस तरह के समुद्र है जो उसकी लहरें है 20 से 25 फुट ऊपर वो उड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से साइक्लोन की इफेक्ट है वो यहाँ पर अभी से ही समुद्र के अंदर दिख रही है। और साथ में ही तेज तूफान जिस दृश्य से देखा जा रहा है, पवन की गति जो है यहाँ हवामान जो हवा है वो तेज बहाव से यहाँ पर दिख रही है। और साथ में सुबह से
द्वारका एरिया में बारिश है वो थम लेने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से वो बारिश हो रही है। आपको मैं लाइव दृश्य दिखाऊंगा मैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो साइक्लोन से उसको पहले की असर है जो समुद्र के किनारे के आसपास जो पूरा एरिया है वहाँ पर दिख रही है, और जिस तरह से पानी का बहाव है वो किस प्रेशर से वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये एकदम सबसे ऊंची जगह, ये सेफ जगह मानी जा रही है, फिर भी यहाँ पर पानी अब तक पहुँच चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल जब साइक्लोन दोपहर के बाद गुजरात के तटीय इलाकों पर पास आने वाला है तब क्या स्थिति होगी। आज अभी जो हमने जो वेदर फोरकास्ट ने जो जिस तरह से बुलेटिन दिया है वो बुलेटिन में पता चला है कि अभी जो पवन जो हवा की जो गति है वो 17 से 80% यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कल या परसों ये माना जा रहा है कि 150 प्लस हवा की जो गति है वो प्रति किलोमीटर वहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी। तो साथ में लोगों को परेशानी भी होगी। प्रशासन ने पूरे कोस्टल एरिया में 0 से 5 किलोमीटर के तक जितने भी छोटे छोटे जो कस्बे हैं वो खाली किए गए हैं। साथ में कई लोगों को सेफ जगह पर या सुरक्षित जगह पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। शुक्रिया प्रणव। बढ़ते हैं आगे। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक रोमांचक रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑयल रिग पर फंसे 50 कर्मचारियों को समुद्र के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। कोस्ट गार्ड ने इस ऑपरेशन का वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। लो विजिबिलिटी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से द्वारका तट से 40 किलोमीटर दूर ओखा में ऑयल रिंग से 2 खेप में 50 लोगों को निकाला गया। पहले सोमवार को 26 और फिर आज 24 वर्कर्स को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। रात हो जाने की वजह से कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। आज केंद्रीय गृह मंत्री ने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 800 करोड़ की 3 स्कीमों का ऐलान किया। गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद राज्यों में फायर सर्विस को मॉडर्नाइज करने के लिए 5000 करोड़, 7 मेट्रो शहरों के लिए 2500 करोड़ और लैंडस्लाइड रिस्क को मैनेज करने के लिए 825 करोड़ का आवंटन किया गया। न्यूक्लियर पावर स्टेशन वाले राज्यों में इमरजेंसी के लिए सख्त प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 साल में राज्यों और केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट में कई लक्ष्य हासिल किए हैं, लेकिन हमें और विस्तृत प्लानिंग की जरूरत है क्योंकि आपदाओं की संख्या और पैमाना लगातार बढ़ रहा है। विगत 9 वर्षों में यह क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्यों ने मिलकर काफी उपलब्धियां प्राप्त की है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपदाओं ने अपना स्वरूप भी बदला है, आपदाओं की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और आपदाओं की तीव्रता भी बढ़ी है। तो हमने हमारी तैयारियों को इसके साथ ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी और ज्यादा व्यापक भी करनी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए। दोपहर करीब 1 बजे धरती हिलने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि करीब 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 बताई जा रही है। वहीं इस भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा बताया जा रहा है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के दावे को लेकर देश में घमासान छिड़ गया है। जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में भारत को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त सरकार की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। डोर्सी ने कहा कि भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार दबाव डाला गया। इसमें वो पत्रकार भी शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। डोर्सी ने दावा किया कि इस दौरान उन्हें भारत में ट्विटर को बंद करने तक की धमकी दी गई। ट्विटर के अधिकारियों के घरों पर छापे मारने की धमकी भी मिली थी और ये सब एक लोकतांत्रिक देश भारत में हुआ। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India.
which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जैक डोरसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैक सफेद झूठ बोल रहे हैं। कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोरसी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। जैक डोरसी के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार के ऊपर ट्विटर को धमकाने का आरोप लगाया, साथ ही इसे सरकार की तानाशाही बताया। जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की। वो ठीक नहीं था। मतलब देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। जैक डोरसी के आरोपों पर क्यों छिड़ा है घमासान और किसका टूल था ट्विटर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। इधर किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से घोषित एमएसपी किसानों को नहीं देती, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने जैक डोरसी के आरोपों पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्विटर पर आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। स्थानीय स्तर पर इसे रोकने के प्रयास हुए थे। जैक डोरसी ने ठीक कहा है, भारत सरकार ने ऐसे प्रयास किए होंगे। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे। और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे। और अब बात करते हैं बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश दिखा। बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 418 अंक, निफ्टी 115 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, फार्मा, मेटल शेयरों में रही। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखी गई। इंफ्रा, पीएससी, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं और मार्केट का पूरा एक्शन समझते हैं यतिन मोता से। बताएं यतिन, लूजर्स और गेनर्स का हिसाब किताब। तो आज बाजार बिल्कुल नए हाई की तैयारी कर रहा है। कुछ ही पॉइंट्स दूर हैं हम नए हाई से। इनफैक्ट अगर कल एक बड़ा गैप अप हो जाए तो शायद ऑल टाइम हाई भी आपको दिखाई पड़ेगा। सभी के सभी सेक्टर लगभग आज तेजी के साथ बंद हुए। और निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आज टाटा कंज्यूमर, सिप्ला, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत आपको नरमी दिखाई पड़ी ऑटो शेयर में, एमएनएम जैसे काउंटर्स में जहां आधे % तक की मंदी थी।
कोटक बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज और HCL टेक जैसे काउंटर्स में भी हल्की फुल्की मंदी दिखी। लेकिन मिड कैप में काफी सारा एक्शन देखने को मिला। QSR कंपनी हो या कंजम्पशन कंपनी हो, काफी तेजी यहां देखने को मिली। टानला प्लेटफॉर्म्स 20% ऊपर तक चला गया था इंट्राडे में। बॉम्बे बर्मा, लोधा डेवलपर्स और देवयानी इंटरनेशनल जैसी QSR कंपनी में भी आपको तेजी दिखी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर KPIT टेक, डेटा पैटर्न्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में दिखी। लेकिन आज क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे था रियल एस्टेट, जहां आप देखेंगे शोभा, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स में काफी अच्छा कारोबार हुआ तेजी की तरफ। शुक्रिया यतिन। कल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF और भारतीय भाषाओं पर एक अहम मीटिंग बेंगलुरु में होने वाली है। इसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि क्या भारतीय भाषाओं को कक्षा 11वीं 12वीं में अनिवार्य बनाया जाए। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। बताइए रोहन, कल की बैठक का एजेंडा। जी, कल की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है वो ये है कि क्या भारतीय भाषाओं को 11वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए अनिवार्य किया जाए। दरअसल जो ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था उसमें ऑप्शन दिया गया था 16 चॉइस बेस्ड कोर्सेज को पूरा करने का, जिसे अगर किसी छात्र को 12वीं का जो है उसे पूरा करना है तो उन्हें इन 16 चॉइस बेस्ड कोर्सेज को पूरा करना होगा। लेकिन जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हें वैकल्पिक रखा गया था, यानी कि उन्हें ह्यूमैनिटीज़ और फिलॉसफी में शामिल किया गया था। यानी कोई छात्र अगर चाहे इन्हें पूरा ना करना तो वो इसे स्किप भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं, संस्थाएं ये मांग कर रही हैं कि इन्हें अनिवार्य किया जाए ताकि जो छात्र है उन्हें कम से कम भारतीय भाषाओं का थोड़ा ज्ञान जरूर हो। और इसके लिए इसे एजेंडा में सबसे ऊपर रखा गया है, इसे शामिल किया गया है। इस पर चर्चा होगी कि क्या इसे अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं, जैसे कि मल्टीपल बोर्ड जो है एग्जाम्स करवाए जाए ताकि जो छात्र हैं उन्हें एक से ज़्यादा मौके मिल सके बोर्ड एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा जो सेमेस्टर सिस्टम है उसकी कितनी व्यवहारिकता है, इस पर भी चर्चा होगी। और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिला के ये जितनी भी चर्चाएं होंगी उसके बाद एक नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसको एक फाइनल रूप दिया जाएगा, जिसे इस महीने के आखिर में जो है उसे जारी करने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया रोहन। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको अनवांटेड कॉल से बचाने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। रेगुलेटर ट्राई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने के लिए कंपनियों को कहा है। इसके जरिए स्पैम फिल्टर लगाकर अनचाही कॉल्स को कंट्रोल किया जाएगा। कंपनियों को अगले 30 दिन के अंदर लगाने होंगे ये फिल्टर। साथ ही कंपनियों को अनचाही कॉल्स का डेटा भी शेयर करना होगा। देश में पाए जाने वाली अलग अलग तरह की कंट्री लिकर या देसी शराब को भी अब फूड रेगुलेटर फसाई के दायरे में लाया जाएगा और उन्हें फसाई के मानकों का पालन करना होगा। फसाई ने 50 से अधिक प्रकार के कंट्री लिकर जैसे कि ताड़ी, हंडिया और इस तरह की दूसरी तमाम लिकर्स के लिए परिभाषा तय की है। इसके अलावा अल्कोहल, रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल बेवरेज की भी एक कैटेगरी बनाई गई है। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, फसाई के रडार पर आ गई है देसी शराब। जी, देश भर में इस वक्त 50 से ज़्यादा तरह के पारंपरिक शराब के प्रकार पाए जाते हैं। मसलन कि हांडिया हो गया, अंगूरी हो गया, तारी हो गया, महुआ हो गया, फेनी हो गया। इस तरह के कई सारे ऐसे शराब के प्रकार हैं जो कि अलग अलग जगहों पर स्थानीय पारंपरिक तरीके से सालों से बनाए जाते हैं। लेकिन अब तक ना तो इनका कोई स्टैंडर्ड था, ना ही इनकी कोई परिभाषा तय थी। अब फूड रेगुलेटर FSSAI ने इनको परिभाषा के अंदर लाने की एक कोशिश की है। उनको डिफाइन किया है, उनकी किस तरीके से बनाया जाए, उनका ओरिजिन क्या होगा। मसलन अगर फेनी काजू से बनती है तो उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, या हांडिया से अगर चावल से बनता है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, अंगूरी बनाने के लिए किस तरह के अंगूर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह की तमाम बातें नई परिभाषा में तय की गई है और इसको 2 तरह की कैटेगरीज में बांटा गया है, एक प्लेन कंट्री लिकर और एक ब्लेंडेड कंट्री लिकर। तो इसके आने के बाद 2 तरह के फायदे हो सकते हैं। एक तो यह कि जो अब तक बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरीके से इसमें बनाया जाता था तो अब उनमें एक तरह के स्टैंडर्ड का पालन करना पड़ेगा जो बनाते हैं इनको। और दूसरी तरफ जो बड़ी कंपनियां हैं जो तक आ नहीं रही थी उनकी रुचि भी इस तरह में आने में बनेगी। दूसरी तरफ एक और जो नई कैटेगरी क्रिएट की गई है शराब की, वो है रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल या फिर लो अल्कोहलिक बेवरेजेस। ये वो ड्रिंक होंगे जो कि बियर या वाइन के अलावा जहां अल्कोहल का प्रतिशत जहां कम है, यानी कि 0.5% से लेकर 8% तक के बीच है, और यहाँ पे चाहे उनका बेस फ्रूट जूस हो सकता है या फिर किसी और तरह का कार्बोनेटेड ड्रिंक हो सकता है, उसमें अल्कोहल डाल के भी एक नए तरह का पेय बनाया जा सकता है। उसके लिए एक नया बाजार खोल दिया है इस नए रेगुलेशन में बदलाव करने के बाद। लेकिन एक बात समझने वाली है, चाहे अल्कोहल का प्रतिशत कितना भी कम क्यों ना हो, हम आपको शराब पीने की किसी भी तरह से सलाह नहीं दे सकते हैं।
शुक्रिया रोहन। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का पत्र, नियुक्ति पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरियां बांटी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले और रेट कार्ड का हवाला दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज रोजगार मेले में भर्तियां की जा रही हैं और ये एनडीए सरकार की पहचान बन गई है। ग्लोबल मंदी और वर्कफोर्स को बैलेंस करने की वजह से भारत में कंपनियां नौकरी देने में थोड़ी कंजूसी कर सकती हैं। टीम लीज के इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हायरिंग इंटेंट 68% से घटकर 64% हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी हायरिंग टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा और एफएमसीजी में होगी, जहां 96% तक कंपनियां नई और पुरानी पोजीशंस पर नौकरियां देंगी। शहरों की बात करें तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई समेत मेट्रो टियर 1 और टियर 2 शहरों में हायरिंग का मूड अच्छा है। सबसे ज़्यादा हायरिंग एंट्री लेवल पर और सेल्स, मार्केटिंग जैसे फंक्शन में होगी। वहीं मीडिया, एंटरटेनमेंट, पावर, टेक्सटाइल और ट्रैवल इंडस्ट्री में करीब आधी कंपनियां नई हायरिंग के मूड में नहीं हैं, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में हायरिंग इंटेंट कमजोर है। So as of now, except for IT jobs, tech jobs, we are seeing good hiring trends across all other industry, especially banking and financial services, FMCG, FMCD, pharma companies, telecom companies. The hiring trends are very good and much better compared to last year. We are seeing more of hiring trends happening in major cities, the metros and large cities. However, in smaller places, towns and rural areas, the hiring trends have been relatively on a lower side. And we believe that this kind of trend would continue for the next 3-4 quarters as well. अब आपको सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी योग करते नजर आ सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को तनाव मुक्त और तरोताज़ा नजर आने के लिए वाई ब्रेक यानी छोटे योग ब्रेक लेने के लिए कहा है। वाई ब्रेक का मतलब अपनी कुर्सी पर ही बैठे बैठे योग करने से है। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों से कार्यस्थल पर लोगों के लिए इस नए योग दिशा निर्देश को लागू करने और योग को बढ़ावा देने को कहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए।